और बाकी की चीज़ें ये खुद बताएंगी। फिलहाल मैं आ गई हूँ एंट्री के लिए। हाँ जाइए, अब निकलिए यहाँ से, निकलिए। इंट्रोडक्शन देने के लिए खुद ही बोल देते कि अपना इंट्रोड्यूस खुद ही करवा दीजिए अपने आप को। ओके ओके, मैंने गड़बड़ कर दी। ओके ओके, बहुत गलत कर दिया। ठीक है, दोबारा से। मतलब मैं इंटरव्यू लेते लेते बीच में ये चीज़, ये थोड़ी जगह चेंज कर दी है फिर से। तो हमने सोचा कि आज हम लेकर आए हैं रत्ना जी को, जो हमारी जूनियर्स आई हैं और ये सीयूटी टॉपर है रही हैं, और बाकी की चीज़ें ये खुद बताएंगी। फिलहाल मैं आ गई हूँ एंट्री के लिए। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो साथ है रत्ना, हमारी जूनियर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ठीक है। इस बार जो है हमारा जूनियर बैच है, ज्योग्राफी फॉर पीजी ज्योग्राफी। इनका एडमिशन हुआ है जेएनयू में और ये इस साल जेएनयू आई है। तो ओके, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रत्ना है और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बाकी मैंने सीयूटी परीक्षा में इस साल ऑल इंडिया रैंक 14th हासिल की है और जो आपकी होस्ट हैं वो मेरी सीनियर है यहाँ पे सीएसआईडी में। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल आपकी होस्ट को भी और इस यूनिवर्सिटी को भी। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारी बातचीत रहेगी, जितने भी लोग अपना समय निकाल करके ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ टिप्स मिलेंगी इससे, कुछ मदद मिलेगी इससे। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जेएनयू में आके आपको लग कैसा रहा है? आई मीन यहाँ का एनवायरनमेंट, या फिर क्या चीज़ आपको यहाँ की अच्छी लग रही है, वो चीज़ आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दीजिए सबके साथ। ओके, तो मैं कहूँगी बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब जेएनयू में आकर के बहुत ही चीज़ी सा साउंड करेगा, पर डेफिनेटली मेरा यहाँ पे आना एक ड्रीम था एंड आई एम लिटरली लिविंग माय ड्रीम राइट नाउ। तो यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो कल्चर है, आप सच में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीनियर जूनियर में भी कितना ही कंपैटिबिलिटी है यहाँ पे, प्रोफेसर्स में, स्टूडेंट्स में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि जो बच्चे हैं, जो बडिंग एकेडमिशियंस हैं, उनको यहाँ पे एक एम्बियंस मिलता है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सकें। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको पुश करती है कि आप अपना बेस्ट लेकर के आएँ। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और फिर मेरे चैनल पे आके कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिए। तो मैं सभी व्यूवर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही मेहनत करती हैं दीदी अपने चैनल के लिए, और यहाँ पर आपको हर एक कंटेंट जो भी ज़रूरी है, खास करके जेएनयू के लिए, वो आपको मिलता रहता है, समय समय पे सारी गाइडेंस मिलती रहती है। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। तो या आप प्लीज़ इनको और भी बढ़ोतरी दीजिए और भी अप्रिशिएट कीजिए। सो या बिल्कुल, मैं अभी और भी टॉपर से आपको मिलाऊंगी। अभी ये इस बार की हमारी पहली टॉपर है जो आपके सामने इंटरव्यू दे रही है। धीरे धीरे और इंटरव्यूज़ आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे इनके क्वेश्चंस पूछते हैं और भी इनसे, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अपनी इस जो जेएनयू की जो आपको एक ड्रीम है जेएनयू आने का, वो पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जेएनयू ही नहीं, आप कोई और भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो, क्योंकि ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगी, उन्होंने क्या किया ये सब आपको बताएंगी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा टू आवर व्यूअर्स। सो आई कम फ्रॉम कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पर मेरी जो स्कूलिंग हुई है और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो लखनऊ से रहा है। तो मैंने नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैं सीयूटी में अपीयर की और अभी मैं सीएसआईडी में हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो सबके मन में होता है कि कितना टाइम दें हम, और कितना टाइम मतलब आपने प्रिपेयर किया था अपने एग्ज़ाम के लिए, लाइक कितने महीने आपको लगे प्रिपेयर करने के लिए, कितना घंटा पड़ा? तो अगर आप एक गाइड कर दें दूसरों को तो फिर बेटर रहेगा। ओके ओके, तो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में ही था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एज हमें मिल जाता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है। तो जो सीयूटी का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था वो जून में शेड्यूल हुआ था। तो जो प्रॉपर एक फोकस स्टडी थी सीयूटी की तरफ, वो मैंने अप्रैल से स्टार्ट की थी। तो 1 महीने के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बुक्स वही रहती हैं
उनके आप एक थ्योरी ले लें, जो कि मैंने किया था डेफिनेटली। और जहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे ग्रेजुएशन के, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई मुझे। पर जहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ पे मैंने यूट्यूब की बहुत हेल्प ली, अपने सीनियर्स की बहुत हेल्प ली थी। तो वो जब क्लैरिटी आपको मिल जाए 1 महीने में, 1 महीने से ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी लगना चाहिए अगर आपका प्रोवाइडेड ज्योग्राफी बैकग्राउंड है। उसके अलावा जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, दैट इज़ जून में एग्ज़ाम था, तो उससे 1 महीने पहले मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दिया था। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उससे बहुत ही मदद मुझे मिली थी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको नए टॉपिक्स कई मिल जाते हैं। आपको ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे सीयूईटी पूछ रही है, कैसे एनटीए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए। तो उसके बाद जब आप अपने नोट्स को एक बार देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपको कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs, हाँ, PYQs आप बिल्कुल सॉल्व करें। उसके साथ ही जो नेट के पेपर्स हैं वो आप बिल्कुल देखें और सॉल्व करें, क्योंकि मैंने ऐसा किया था और मुझे बहुत हेल्प किया था इस चीज़ ने। तो स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रेट और बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी थ्योरीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है और क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। हाँ, ये मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ सबको हमेशा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो इट मीन्स जो आपकी बेसिकली प्रिपरेशन है वो 2 महीने में ही हुई है आपकी। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने 2 मंथ्स में कर लिया जो है प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी 2 महीने बचे हैं। जो भी लोग सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन की और यहाँ जेएनयू में आप लोगों के सामने है। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, 2 महीने इसलिए भी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जो है ज्योग्राफी से था। तो फिर आप बिल्कुल ये मत तो समझिएगा कि इसकी एक शर्त ये हो सकती है कि आपको अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करना पड़ेगा, हाँ, उसमें अच्छा से एग्जैक्टली। पढ़ना होगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मत सोचिएगा कि कुछ किया ही नहीं है ग्रेजुएशन में और 2 महीने में आप कुछ भी ऐसे हाँ सारा पढ़ के और जी कर जी लेंगे, जी नहीं। तो बिल्कुल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन अच्छे से हो आपका। और किसी यूनिवर्सिटी में भी आपका सिलेक्शन हुआ था जेएनयू के अलावा? देखिए क्या है कि जब सीयूईटी का हम फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डे तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कश्मकश लगी रहती है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हर टॉपर के साथ ऐसा होता है। तो जो एक ब्लॉग आता है ना सेलेक्ट ऑल वाला, मैंने भी टिक कर दिया था उस पर। तो फिर हाँ डेफिनेटली, क्योंकि रैंक अच्छी थी और जेएनयू मिल गया। तो हाँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने अप्लाई किया था, वहाँ भी मेरा हो गया था। मैंने डीएससी में भी अप्लाई किया था, वहाँ भी मुझे मिल गया था। तो फिर हाँ, मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुले थे मेरे लिए। तो जेएनयू चुना आपने। जेएनयू चुना मैंने। जिसकी अच्छी रैंक आती है वो जेएनयू नहीं छोड़ सकता। ओके। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आई एम लिविंग माई ड्रीम। मैं हमेशा से जेएनयू आना चाहती थी। बट कीपिंग दिस फैक्ट असाइड, आप प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो जेएनयू में जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ऑल्सो यहाँ पे जो अकेडमिक्स है और जो रिसर्च है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस चीज़ ने काफ़ी ल्योर किया मुझे कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अपना जो एक पर्सपेक्टिव है उसको और ब्रॉडन करूँ। उसके अलावा भी मेरे काफ़ी सीनियर्स ने यहाँ से अपना मास्टर्स किया है, कई लोग पीएचडी भी कई लोगों ने किया है। तो वो जब अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, वो काफ़ी ल्योरिंग लगता था कि मैं भी जा कर के ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँ ऐसी यूनिवर्सिटी में। प्लस इसके अलावा भी दिल्ली जैसी जगह में आपको ऐसा एम्बियंस मिल जाता है। और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो आपको एक्सपीरियंसेस वैसे मिलेंगे कि आप अपने सीनियर्स के साथ दिन रात गुजार रहे हैं, अपने बैचमेट्स के साथ रह रहे हैं, प्रोफेसर्स भी यहीं पे रहते हैं। तो ऐसा माहौल और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ शायद ही कोई यूनिवर्सिटी देती हो। उसके अलावा भी यहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रेस नहीं है आपको, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल जगह है। तो कई सारी रीजंस हैं जेएनयू आने के, और मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे हैं वो अग्री करेंगे। ऑब्वियसली आई जी। एग्री। श्वेता भी एग्री करती है, राइट? यस, आके बता दो एग्री। लास्ट में आऊंगी मैं। ठीक है, बाद में आ जाना। तो हमने सोचा कि वहाँ पर ही क्यों, जेएनयू की और भी अच्छी जगह हैं, वहाँ पे हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जगह चेंज कर दी है, आप व्यू देख लीजिए, काफ़ी शानदार व्यू है।
तो हम आगे की वीडियो अब आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब इन्होंने बता दिया कि आपने बोला कि 2 महीने में आपने चीज़ें कवर की, ऐसे ब्रेकअप कर सकती हैं कि आपने 10 दिन ये चीज़ पढ़ी या फिर कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, जिससे कि थोड़ा इन लोगों को ईजी हो जाए पढ़ने का, समझ में आ जाए कि मुझे पहले क्या कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ये लोग कि मुझे क्या करना चाहिए पहले। तो थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा उन्हें आइडिया मिल जाएगा। तो फिर जो 2 महीने की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे मेरा पूरा फोकस सीयूईटी पे था। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 12, 13, 14 घंटे करने हैं। मैंने 5 से 6 घंटे ही किए थे एक दिन में। ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ाना आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। बाकी रही बात 10 दिन 12 दिन कैसे ब्रेकअप किया था, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप टैकल कर पा रहे हैं, किस में आपको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप कौन से पोर्शन को ज़्यादा समय दें। बाकी जियोमॉर्फोलॉजी जैसे फ़िज़िकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम अपनी तैयारी करते हैं। तो मतलब सीयूईटी में जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप नेग्लेक्ट ना करें। तो मैं यही कहूँगी कि सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा खुद इस की चीज़ में। स्ट्रेंथ वीकनेस मतलब जानने हाँ, के सब लिए कुछ आपको बना बनाया नहीं मिल सकता हाँ। क्योंकि एक जनरल पॉइंट नहीं है, वो बहुत हाँ। स्पेसिफिक हो जाता है। तो आप प्लीज़ पहले अपना थोड़ा टाइम लें, 5 दिन 10 दिन जो भी है क्वेश्चन सॉल्व करें और अपनी मैप कर लें कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, उसको मैप कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप अगर प्लान करेंगे, उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे, तो डेफिनेटली हम आपको जेएनयू में या जिस भी यूनिवर्सिटी को आप एम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली वहाँ पे रहेंगे। तो गुड लक इसके लिए सभी को। इसके साथ फिर मतलब बुक्स भी बता दीजिए आपकी, आपने कौन सी बुक प्रेफर करी थी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, तो थोड़ा वो भी आइडिया मिल जाएगा उन लोगों को, खुश हो जाएंगे बच्चे। देखिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं वो सेम रहती हैं। आई विल नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू से दिस, आई एम नॉट गोइंग टू बी द लास्ट पर्सन टू टेल यू दिस। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह मस्ट रीड, सब पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर। ह्यूमन ज्योग्राफी और जो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ का जो है वो माजिद सर की बुक बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैं विविडली ये मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। वास्ट भी तो हो जाता है बहुत थोड़ा सा, हाँ जी, उनके अंदर बहुत पढ़ेंगे तो। वास्ट भी हो जाता है। तो मैंने यूट्यूब से सोलली मैं डिपेंडेंट रही थी यूट्यूब पे, यूट्यूब और क्वेश्चंस, PYQs हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। तो फिर यही कुछ बुक्स हैं। और अगर आप ये सोच के करेंगे कि नहीं 2 महीने में मैंने बुक खोली और मैं कर लूँगी, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये सब मैं तब बता रही हूँ जब आपको क्लैरिटी की ज़रूरत हो, तो आप वो पोर्शंस पढ़ें बुक से जिनमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है ना? क्योंकि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है वो अपने कोर्स के टाइम में ये बुक्स पढ़ते ही हैं। तो फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो वही हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिले प्लीज़ 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 वो सॉल्व करें। मैं ये बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है। सो या तो आप लाइक बार बार यहाँ पे मेंशन कर रही हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो मतलब सोर्स क्या रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपने क्या सॉल्व किए, कहाँ से और कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई ऐसा बेसिक आइडिया कुछ अगर मिल जाता है तो इन लोगों को हेल्प हो जाएगी। ओके। तो क्या है ना कि जब आप एक टॉपिक सॉल्व करते हो, सबसे पहली बात तो ये कि यूट्यूब बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इतने सारे चैनल्स इमर्ज हो गए हैं। अब ये नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी भी चैनल को फॉलो करने लगें। आपको ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी उस चैनल की कि वो चैनल आपको जो है जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो ऑथेंटिक कंटेंट है। तो मैंने यूट्यूब पे वो प्रैक्टिस करवाते रहते, मतलब सीयूईटी के पहले वो अपना प्रैक्टिस सेशंस, मैराथन्स ये सब लेके आ रहे थे। तो फिर यूट्यूब से मैंने बहुत हेल्प ली। वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल यूट्यूब से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप एक टॉपिक पढ़ें, जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक पढ़ा, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं गूगल पे ना सर्च कर लेती थी
कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो कई सारे आपको जो है मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिस करने में हाँ। काफ़ी ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आपका एक टॉपिक सॉलिड हो जाएगा उससे, आप उसके क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा भी ग्लिच नहीं रहेगा। थोड़ा कुछ घुमा के भी क्वेश्चन अगर एनटीए पूछ देता है, एनटीए अगर आपको ट्रिक कर देता है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। हाँ। तो ये मैंने ऐसे किया था। इसके साथ मतलब यही कि आप नोट करते जाइए सारी गलतियाँ क्यों हो रही हैं, ये हाँ। सब आप देखते जाइए, है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। आप नोट्स बना लें, क्योंकि कई हाँ। बार होता है कि कई सारे स्कॉलर्स ने एक ही किसी कॉन्सेप्ट पे कई सारी थ्योरीज दी होती हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप साथ साथ में लिखते चले जाएं, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल से पहले थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना होता है तो आपके क्रिस्प नोट्स रहें आपके साथ, जिनको आप एक बार रिवाइज़ करके फिर जब आप हॉल में एंटर करेंगे तो वो फ्रेश रहेगा आपके दिमाग में, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो So, दैट इज़ yeah. हाउ आई डिड इट। कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी आपने? देखिए, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। मुझे कई लोगों ने, क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पीयर्स काफ़ी मिल जाते हैं, तो कई लोगों ने बोला भी था, रिकमेंड भी किया था, पर ऑनेस्टली मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कि नहीं, मैं टेस्ट सीरीज़ के उस बिना समय टैकल तो कर कोई भी लूँगी। कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है। उस वक्त हर स्टूडेंट अपना हाथ पैर मार रहा होता है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। और जब आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो 1 महीने से, तो कहीं ना कहीं हल्का सा तो ये रहता है कि यार ठीक है, इतनी प्रिपरेशन हो गई कि कुछ ना कुछ तो टैकल कर लिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, और मैं ये भी कहूँगी कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज़ कुछ मिल जाए या कहीं से कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए, यू विल गेट थ्रू। तो यहाँ तक ये बात तो हो गई आप लोगों के लिए मेन बातें। अब नेक्स्ट जो और बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अभी हम चलते चलते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उस बात को। ओके, तो बाकी तो अब हमारी बातचीत हो गई सारी, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन ये है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो उन लोगों को क्या कहना चाहोगी? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर, सबसे पहली बात तो ये है कि फेथ रखें, ये कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, एक बिलीफ रखें कि यू विल गेट थ्रू दिस। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज़ करें, प्लान करें अच्छे से, अकॉर्डिंगली सारे PYQs जो हैं उनको एनालाइज़ करें, अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ्स को देखें कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, कहाँ पे आप थोड़ा सा टैकल कर लेंगे जा कर के एग्ज़ाम में। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एम कर रहे हैं JNU को, आप थोड़ा सा जो पैटर्न है वो समझ लें, क्योंकि मुझे लगता है JNU जो है वो डोमेन क्वेश्चंस पे ही जज करता है 75%। और वैसे भी अब पार्ट A नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये न्यू अपडेट आया है। हाँ, आपको भी शायद नहीं ओके। पता हो, सिर्फ मुझे अब भी हर नहीं जगह डोमेन सब्जेक्ट का ही आपका मार्क्स काउंट होगा। हाँ, तो एग्जैक्टली प्लीज़ उसको स्टडी कर लें। हाँ। और जो लोग भी यहाँ पे आएंगे JNU, जो भी हमसे मिलेंगे आकर के, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी आएँ यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है। आपको कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट प्लीज़ कभी भी ये सोचे मत कि यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, ओके। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस होता है शुरू में आके, बिल्कुल होता है, बहुत आपको बाद में कुछ ना कुछ गेन होगा अच्छा खासा। और यहाँ का जो कल्चर है आप उसको प्रिजर्व रखें यहाँ पर आकर के। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, कई सारी चीज़ें आपको लेनी है, कई सारी चीज़ें छोड़ भी देनी है, तो यहाँ के कल्चर को प्रिजर्व रखें। यहाँ का फोटे है JNU का कि जो लोग हैं यहाँ पे वो किसी को जज नहीं करते, नोबडी इज़ जजमेंटल आउट हियर, सब आपकी हेल्प करते हैं और बिना किसी फ़ायदे की हेल्प करते हैं, तो आप यहाँ पे जब आएँ तो आप इस कल्चर को प्रिजर्व रखें। JNU जिस लिए JNU है उस चीज़ को प्रिजर्व रखें, एंड आई होप टू सी यू हियर। आप जब भी यहाँ पे आएंगे मुझसे ज़रूर मिलेंगे। ज़रूर मिलना हमारी रत्ना से आके। ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, और थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने थोड़ी टिप्स ले ली होंगी, ये वीडियो आपके लिए मददगार रहे। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। रत्ना तुम्हें भी, और जब JNU आओगे आप लोग तो ज़रूर आके मिलना, और थैंक यू आके बोलना पर्सनली रत्ना को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।